अभी तक लगभग 187 प्रश्नों को याद किया है, जो कि इससे पहले की वीडियो में पड़े हुए हैं। जिन मित्रों ने अब तक इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं, देखकर उन प्रश्नों को याद कर लें जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। 187 से आगे के प्रश्नों को याद करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से अब इस आगे के प्रश्नों को याद करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 188, किस तारीख पर माध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 प्रवृत्त हुआ? इसमें पूछा गया है, तारीख पूछी गई है आपसे कि आखिर संशोधन अधिनियम 2015 माध्यस्थम एवं समझौता का किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका कहता है 30 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2015 या 23 अक्टूबर 2015 या 31 दिसंबर 2015। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, 23 अक्टूबर 2015 को माध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम प्रवृत्त हुआ था। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 189 कहता है कि माध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 का प्रधान अधिनियम कौन सा है? जिसमें प्रधान अधिनियम कौन सा है, इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कह रहा है पहला माध्यस्थम अधिनियम 1940 या विदेशी पंचायत मान्यता एवं प्रवर्तन अधिनियम 1961 या माध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम 1996 या माध्यस्थम प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937। तो इसमें विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, माध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम 1996। ये धारा 2 में दिया गया है, माध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम 1996। माध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 का प्रधान अधिनियम कौन सा है? तो माध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम 1996। याद रखें, यह प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 190 कहता है, न्यायालय अर्थात अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के अलावा माध्यस्थम के मामले में जिले में ... यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है और इस रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से भरना है। तो रिक्त स्थान के आगे दिया गया है कि जैसे न्यायालय और अथवा अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के अलावा माध्यस्थम के मामले में जिले में ... और उच्च न्यायालय शामिल है। अपनी साधारण अधिकारिकता के इस्तेमाल में उसे माध्यस्थम विषय के मामले वाले सवालों को निश्चित करने की अधिकारिकता है यदि वह वाद के संबंध का मामला है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। मूल अधिकारिकता का प्रधान सिविल न्यायालय, यह कहता है मूल अधिकारायुक्त कोई भी सिविल न्यायालय, यह कहता है कि मूल अधिकारिकता का प्रधान दांडिक न्यायालय या अपीलीय अधिकारिकता का प्रधान सिविल न्यायालय। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका सही होगा कि मूल अधिकारिकता का प्रधान सिविल न्यायालय। पूरा प्रश्न देखेंगे तो पूरा प्रश्न एक साथ, अगर रिक्त स्थान में अपना विकल्प नंबर ए भर कर देखेंगे तो पूरा वाक्य पूर्णतः कंप्लीट होगा और आपको समझ में आएगा। इसमें पूरा वाक्य होगा कि न्यायालय अर्थात अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के अलावा माध्यस्थम के मामले में जिले में मूल अधिकारिकता का प्रधान सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं। अपनी साधारण अधिकारिकता के इस्तेमाल में उसे माध्यस्थम विषय के मामले वाले सवालों को निश्चित करने की अधिकारिकता है यदि वह वाद के संबंध का मामला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 191 कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 2 के अधीन कौन सा न्यायालय की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला सवाल, पहला विकल्प आपका कहता है कि ऐसी मूल अधिकारिकता के प्रधान सिविल न्यायालय की निचली श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय, या दूसरा कहता है कोई लघुवाद न्यायालय, तीसरा कहता है उपर्युक्त ए व बी या ना तो ए और ना ही बी। तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, उपर्युक्त ए व बी, अर्थात दोनों को न्यायालय की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 192 आपका कहता है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के मामले में ... यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है को माध्यस्थम विषयक मामले वाले सवालों को निश्चित करने की अधिकारिकता है यदि वह वाद के विषय का मामला है और अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को डिक्रियों की अपील की सुनवाई की उच्च न्यायालय को अधिकारिकता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है उच्च न्यायालय को अपनी साधारण अपीलीय सिविल अधिकारिकता के इस्तेमाल में, या दूसरा कहता है कि उच्च न्यायालय को अपनी साधारण मूल सिविल अधिकारिकता के इस्तेमाल में, या तीसरा विकल्प कहता है उच्च न्यायालय को अपनी साधारण भूल और अपीलीय अधिकारिकता के इस्तेमाल में, या विकल्प नंबर डी आपका कहता है उच्चतम न्यायालय को अपनी साधारण भूल और अपीलीय अधिकारिकता के इस्तेमाल में। यहाँ विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा कि उच्च न्यायालय को अपनी साधारण मूल सिविल अधिकारिकता के इस्तेमाल में।
अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 193 कहता है इस संशोधन अधिनियम में के अमुक प्रावधान अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पर प्रयुक्त होंगे, चाहे भले ही यदि माध्यस्थम का स्थान डॉट 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 है। माध्यस्थम का स्थान कहाँ है? भारत के बाहर है, या राजस्थान राज्य के बाहर है, या एशिया के बाहर है, या यूएसए के बाहर है। तो यहाँ पे आप विकल्प नंबर ए सही होगा कि भारत के बाहर है। अर्थात पूरा वाक्य एक साथ समझने पर पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा कि इस संशोधन अधिनियम के अमुक प्रावधान अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम पर प्रयुक्त होंगे, चाहे माध्यस्थम का स्थान भारत के बाहर है। भारत के बाहर है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 194 आपका कहता है कि दूर संचार के अन्य साधनों के पश्चात कौन सा शब्द साधनों के माध्यम से संचारण के संबंध में जोड़ा गया है? दूर संचार के अन्य साधनों, दूर संचार के अन्य साधनों के पश्चात कौन सा शब्द साधन के माध्यम के संचारण के संबंध में जोड़ा गया है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तरह कागज मुक्त, या ईमेल, या इलेक्ट्रॉनिक, या रोकड़ मुक्त। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न आम बोलचाल की भाषा का भी है और लगभग सभी को यह प्रश्न पता भी होगा। यह प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से इसी प्रकार के प्रश्न बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक होते हैं, इंपॉर्टेंट भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 195 कहता है कि न्यायिक प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी मामले में वाद लाया जाए जो माध्यस्थम करार के विषय का हो, यदि माध्यस्थम करार का पक्षकार अथवा उसके जरिए अथवा अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति आवेदन करे, विवाद के तत्व पर अपने पहले कथन प्रस्तुत करने की तारीख के बाद नहीं, तब सर्वोच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय के किसी फैसले, अज्ञप्ति अथवा आदेश में कोई बात होने के बावजूद पक्षकारों को माध्यस्थम को संदर्भ करे, जब तक कि यह ज्ञात ना हो कि प्रथम दृष्टया। पहला विकल्प कहता है कि कोई विधिमान माध्यस्थम करार विद्यमान नहीं है, यह कहता है कि कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं है, यह कहता है कि वादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, या प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि कोई विधिमान माध्यस्थम करार विद्यमान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 196 कहता है जहां माध्यस्थम कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन संरक्षण के किसी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित किया है, माध्यस्थम कार्यवाही उस आदेश की तारीख से डॉट 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 के अंदर अथवा न्यायालय जैसे तय करे उस अगले समय के अंदर प्रारंभ होगी। इसमें आपको विकल्प दिए गए हैं कि 30 दिवस के अंदर, या 60 दिवस, या 90 दिवस, या 120 दिवस। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 90 दिवस। अर्थात जहां माध्यस्थम कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन संरक्षण के किसी अंतरिम उपाय के लिए आदेश पारित किया है, तो माध्यस्थम कार्यवाही का आदेश उस तारीख से 90 दिवस के अंदर अथवा न्यायालय जैसे तय करे उसके अगले समय के अंदर प्रारंभ होगी। प्रश्न नंबर 196, प्रश्न नंबर 196। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 197 कहता है, प्रश्न नंबर 197 कहता है कि प्रश्न नंबर 197 कहता है कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रधान अधिनियम की धारा 11 के उपबंधित शब्दावली प्रधान न्यायाधीश या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था के स्थान पर कौन सी शब्दावली प्रतिस्थापित की गई है? यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय, या ऐसा न्यायालय द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था, या विकल्प डी ए, या बी, या सी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। यह प्रश्न इसके पहले भी हम देख चुके हैं, इसके पहले की वीडियो के माध्यम से हम याद किए हैं, इसके पहले के प्रश्नों में हम इस प्रकार के कई प्रश्नों को याद कर चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रधान अधिनियम की धारा 11 में उपबंधित शब्दावली प्रधान न्यायाधीश या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था अंतिम है के स्थान पर कौन सी शब्दावली को प्रतिस्थापित किया गया है? इसमें 4 विकल्प फिर आपको दिए गए हैं। कहता है कि उच्चतम न्यायालय, या न्यायालय, या उच्च ऐसे न्यायालय द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था अंतिम है। दूसरा कहता है ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील लेटर पेटेंट अपील सहित नहीं होगी, या विकल्प सी कहता है उपयुक्त ए और बी दोनों, या उपयुक्त ए अथवा बी। तो यहाँ पे ध्यान दें, सी नंबर कहता है कि ए और बी मतलब दोनों, और डी नंबर कहता है कि ए अथवा बी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए किया गया आवेदन उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा ऐसे न्यायालय द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा यथासंभव शीघ्रता से और अधिकतम अवधि विरोधी पक्षकार पर नोटिस की तामील हो जाने की तारीख से ... के भीतर मामले का निस्तारण किया जाएगा। कितने दिनों के भीतर निस्तारण किया जाएगा? कह रहा है 30 दिवस के भीतर, या 60 दिवस, या 90 दिवस, या 150 दिवस। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, 60 दिवस, अर्थात 2 माह के भीतर मामले का निस्तारण किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 200 कहता है कि माध्यस्थम अधिकरण के शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ और माध्यस्थम अधिकरण को उनके संदाय के तरीके के लिए चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर गौर करने के पश्चात कौन नियम बना सकेगा? कौन नियम बना सकेगा? कहता है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय या संसद। तो नियम बनाने का अधिकार होगा उच्च न्यायालय के पास, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि माध्यस्थम अधिकरण के शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ और माध्यस्थम अधिकरण को उसके संदाय के तरीके के लिए चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर गौर करने के पश्चात उच्च न्यायालय नियम बना सकेगा। ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची को संशोधित करने के लिए कौन सशक्त है? इस अधिनियम की चौथी अनुसूची को संशोधित करने के लिए कौन सशक्त है? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालय या स्टाफ निर्देशक। तो चतुर्थ अनुसूची को संशोधित करने के लिए कौन सशक्त है? केंद्रीय सरकार सशक्त है, अर्थात संसद आपका सशक्त है। संसद ही चतुर्थ अनुसूची को संशोधित करने के लिए सशक्त माना जाता है या सशक्त होता है। माना जाता क्या? होता ही है, क्योंकि संशोधन का अधिकार केवल और केवल संसद के पास होता है और संसद ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि पक्षकार माध्यस्थम कार्यवाही के दौरान अथवा माध्यस्थम अधिनिर्णय या पंचायत किए जाने के बाद किसी भी समय मगर उसके प्रत्यावर्तन से पूर्व माध्यस्थम अधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। कहता है पहला विकल्प माध्यस्थम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ नाबालिग के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए, या कहता है माध्यस्थम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए, या कहता है किसी सामग्री माल संपत्ति के संरक्षण अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री के लिए जो माध्यस्थम अनुबंध की विषय वस्तु है। या विकल्प नंबर डी आपका कहता है उपर्युक्त ए या बी या सी। तो आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तीनों विकल्पों में से कोई भी आवेदन कर सकते हैं, किसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है पक्षकार माध्यस्थम कार्यवाही के दौरान अथवा माध्यस्थम अधिनिर्णय पंचायत किए जाने के बाद किसी भी समय मगर उसके प्रत्यावर्तन से पूर्व माध्यस्थम अधिकरण को संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पहला विकल्प आपका कहता है किसी सामग्री माल संपत्ति के संरक्षण अंतरिम अभिरक्षा या बिक्री के लिए या माध्यस्थम से में विवाद की राशि अर्जित करने के लिए जो माध्यस्थम विषय वस्तु है अनुबंध की। दूसरा विकल्प कहता है कि माध्यस्थम में विवाद के संबंध के मामले की किसी संपत्ति अथवा वस्तु के विरुद्ध संरक्षण अथवा निरीक्षण का जिससे कोई मसला उसके अंदर उठ सकता है और उपर्युक्त प्रयोजन किसी व्यक्ति को अधिकृत करने को जो किसी उस जमीन अथवा भवन में प्रवेश कर पाए जो किसी पक्ष के कब्जे में है अथवा लिए गए किसी नमूनों को लेने के लिए अधिकृत करता है। विकल्प नंबर सी आपका कहता है प्रापक की नियुक्ति अथवा अंतरिम विशेषज्ञ एवं ऐसे ही बचाव के अन्य उपाय जो माध्यस्थम अधिकरण को सही तथा सुविधा प्रतीत हो सके। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है उपयुक्त ए या बी या सी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प के लिए आवेदन कर सकते हैं, या तो ए या तो बी या तो सी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 204 कहता है कि उस संशोधन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत माध्यस्थम अधिकरण द्वारा धारा 10 के अधीन जारी किया गया है कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए किस प्रकार का आदेश माना जाएगा। कहता है कि न्यायालय का आदेश जो प्रधान अधिनियम के अधीन प्रवर्तनीय है, या कहता है न्यायालय का आदेश जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन प्रवर्तनीय है, या न्यायालय का आदेश जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन प्रवर्तनीय है, या कहता है उपर्युक्त सभी। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि न्यायालय का आदेश जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन प्रवर्तनीय है, 1908 के अधीन प्रवर्तनीय है, वो माना जाएगा, आदेश माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि
इस संशोधन अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थम अनुबंध के क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षा के कथन के अलावा अपने मामले के समर्थन में क्या प्रस्तुत किया जा सकता है। कहता है प्रतिदावा या मुजरा या शपथ पत्र या जवाबुल जवाब या या मुख्तियारनामा या वकालतनामा, मुख्तियारनामा को ही वकालतनामा कहते हैं, या कहता है स्थगन आदेश। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि प्रतिदावा या मुजरा। विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि प्रतिदावा या मुजरा, अर्थात संशोधन अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थम अनुबंध के क्षेत्र के भीतर प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षा के कथन के अलावा अपने मामले के समर्थन में प्रतिदावा या मुजरा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस संशोधन अधिनियम की धारा 12 के तहत किसी पक्षकार पर्याप्त कारण के बिना मामले में स्थगन चाहता है तो मध्यस्थम अधिकरण द्वारा क्या अधिरोपित किया जा सकता है। परिव्यय कहता है कि परिव्यय या उदाहरणार्थ परिव्यय, दूसरा कहता है जुर्माना या लिखित चेतावनी, तीसरा कहता है परिवीक्षा या भर्त्सना, या चौथा कहता है अदालत उठने तक का साधारण कारावास। तो यहाँ पर पहला नंबर विकल्प आपका ए सही होगा कि परिव्यय अथवा उदाहरणात्मक परिव्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 207 कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पंचायत बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। कहता है कि संविधान के निर्बंधन को ध्यान में रखा जाएगा, या व्यापार की प्रथा को ध्यान में रखा जाएगा, या रूढ़ी अथवा प्रथा को ध्यान में रखा जाएगा, या विकल्प ए व बी दोनों को ध्यान में रखा जाएगा, या विकल्प ई कहता है कि उपयुक्त बी और सी को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पंचायत बनाते समय संविदा के निर्बंधन और व्यापार की प्रथा दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जिस तारीख से मध्यस्थम अधिकरण निर्देश को ग्रहण करता है उसकी कितनी अवधि के भीतर पंचायत बनाया जाएगा। 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 12 माह के भीतर, या 24 माह के भीतर। यहाँ विकल्प नंबर सी आपका सही होगा 12 माह के भीतर, अर्थात 1 वर्ष के भीतर पंचायत बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। एक या एक से अधिक कथन भी सही कह रहा है, तो ये कौन या अथवा कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है कि यदि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निर्देश ग्रहण करने की तारीख से 6 माह के भीतर पंचायत बना दिया गया जाता है तो मध्यस्थम अधिकरण अतिरिक्त शुल्क की वह राशि पाने का हकदार होगा। मध्यस्थम अधिकरण शुल्क की वह राशि पाने का हकदार होगा जैसा कि पक्षकार सहमत हो सके। दूसरा कहता है कि पक्षकार सहमति के जरिए धारा 15(1) में निर्दिष्ट अवधि 12 मास से और आगे अवधि को पंचायत के लिए बढ़ाया सकते हैं जो 6 मास से अधिक ना हो। या तीसरा कहता है कि यदि धारा 15(1) में विनिर्दिष्ट अवधि 12 मास के अंदर पंचायत नहीं बनाया गया अथवा धारा 15(3) में विनिर्दिष्ट बढ़ी हुई अवधि में नहीं बनाया गया तो मध्यस्थों को प्रादेश समाप्त हो जाएगा। तो मध्यस्थों का प्रादेश समाप्त हो जाएगा तब तक कि न्यायालय या तो विनिर्दिष्ट उस अवधि के अवसान से पहले या बाद की अवधि न बढ़ाए। या विकल्प नंबर डी आपका कहता है उपयुक्तानुसार अवधि बढ़ाते समय यदि न्यायालय को ज्ञात होता है कि कार्यवाही की देरी के कारणों के लिए मध्यस्थम अधिकरण आरोपणीय है तब यह मध्यस्थ या मध्यस्थों से शुल्क में कटौती का आदेश कर सकता है उस विकल्प के हर एक माह के लिए जो 5% से ज्यादा नहीं हो। यह विकल्प ई कहता है उपयुक्त सभी। यहाँ पे विकल्प नंबर ई सही होगा, उपयुक्त सभी सही होंगे। पूछ रहा था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो दिए गए चारों कथन हमारे सही हैं, अर्थात विकल्प नंबर ई सही होगा कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन मध्यस्थम अधिकरण की अवधि बढ़ाते समय न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह एक अथवा सभी मध्यस्थों का स्थानापन्न करे और यदि एक अथवा सभी मध्यस्थों का स्थानापन्न हुआ हो तो मध्यस्थम कार्यवाही विकल्प नंबर ए आपका कहता है कि नए सिरे से आरंभ की जाएगी। ये विकल्प नंबर बी आपका कहता है उसी प्रक्रम से जारी रहेगी जहां तक वह पहुंच चुकी है। ये विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि आरंभ नहीं होगी। विकल्प नंबर डी आपका कहता है कि किसी प्रक्रम से आरंभ की जाए, यह मध्यस्थम अधिकरण के विवेक पर निर्भर करता है। तो विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा कि उसी प्रक्रम से जारी रहेगी जहां तक वह पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 211 कहता है कि इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत न्यायालय के पक्षकारों पर किस तरह का परिव्यय
अधिरोपित करने का विवेकाधीन अधिकार प्राप्त है। कहता है कि वास्तविक अथवा उदाहरणीय परिव्यय खर्च। दूसरा कहता है दावेदार अथवा पेश किए गए खर्चे के विवरण के अनुसार परिव्यय। तीसरा कहता है प्रत्यर्थी द्वारा पेश किए गए खर्चे के विवरण के अनुसार परिव्यय। या चौथा कहता है प्रचलित न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम के अनुसार परिव्यय। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि वास्तविक और उदाहरणीय परिव्यय या खर्च इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत न्यायालय को पक्षकार पर किस तरह के परिव्यय अधिरोपित करने का विवेकाधीन अधिकार प्राप्त है, तो वास्तविक अथवा उदाहरणीय परिव्यय करने का विवेकाधीन अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इस अधिनियम की धारा 15 के तहत माध्यस्थम कार्यवाही को संचालन करते समय माध्यस्थम अधिकरण द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। कहता है विकल्प नंबर ए कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इसमें पहला विकल्प कहता है कि माध्यस्थम अधिकरण लिखित अभिकथन दस्तावेजात और तथा पक्षकारों की ओर से की गई प्रस्तुतियों के आधार पर विवाद का निर्णय बिना किसी मौखिक सुनवाई के करेगा। ये दूसरा विकल्प कहता है कि माध्यस्थम अधिकरण को और किसी सूचना अथवा पक्षकारों से स्पष्टीकरण की मांग करने की शक्ति होगी जो पक्षकारों की ओर से दाखिल अभिकथनों तथा दस्तावेजों के अतिरिक्त हो। यह विकल्प नंबर सी आपका कहता है। विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि मौखिक सुनवाई केवल तभी हो सकेगी जब सभी पक्षकार निवेदन करें या फिर माध्यस्थम अधिकरण को लगे कि मुद्दे विशेष को स्पष्ट करने के लिए मौखिक सुनवाई जरूरी है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है कि माध्यस्थम अधिकरण की तकनीकी औपचारिकताओं को अभिमुक्त कर सकेगा यदि मौखिक सुनवाई की गई है और उस प्रक्रिया को अपना सकेगा जो कि उस प्रकरण में त्वरित निस्तारण के लिए समुचित लगे। यह विकल्प ई कहता है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ई आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी सही होंगे, क्योंकि प्रश्न आपका कह रहा था कि इस अधिनियम की धारा 15 के तहत माध्यस्थम कार्यवाहियों का संचालन करते समय अधिकरण द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तो उपयुक्त दिए गई चारों प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 213 आपका कहता है। प्रश्न नंबर 213 कहता है कि मध्यस्थ या मध्यस्थों को शुल्क दे और उसका तरीका क्या होगा। मध्यस्थों को शुल्क दे और उसका तरीका क्या होगा। कह रहा है सक्षम न्यायालय के आदेश के अनुसार या प्रकरण के मूल्यांकन के अनुसार या जैसा कि मध्यस्थ या मध्यस्थों और पक्षकारों के बीच सहमति हो सके। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है जैसा माध्यस्थम के पक्षकारों के बीच माध्यस्थम के इकरारनामे में उल्लेखित किया गया था। यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही है कि जैसा मध्यस्थ या मध्यस्थों और पक्षकारों के बीच सहमति हो सके। मध्यस्थों को दे शुल्क या इसका तरीका होगा कि जैसा मध्यस्थ एवं मध्यस्थों और पक्षकारों के बीच सहमति हो सके। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 214 कहता है कि माध्यस्थम पंचायत द्वारा राशि के भुगतान का निर्देश जब तक कि अन्यथा से निर्देश न हो कौन सी दर से पंचायत की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज दे होगा। पहला विकल्प कहता है कि ब्याज की सामयिक दर से 1% उच्चतर ब्याज जो पंचायत की तारीख पर प्रचलित है। यह दूसरा कहता है कि ब्याज की सामयिक दर से 2% उच्चतर ब्याज जो पंचायत की तारीख पर प्रचलित है। यह कहता है ब्याज की सामयिक दर से 3% उच्चतर ब्याज जो पंचायत की तारीख पर प्रचलित है। यह विकल्प नंबर डी कहता है 6% सालाना। यह विकल्प ई कहता है कि 9% सालाना। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही होगा कि ब्याज की सामयिक दर से 2% उच्चतर ब्याज जो पंचायत की तारीख पर प्रचलित है। ध्यान रखें माध्यस्थ पंचायत द्वारा राशि भुगतान का निर्देश जब तक कि अन्यथा के निर्देश ना हो कौन सी दर से पंचायत की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज दे होगा, तो 2% उच्चतर दर से पंचायत की तारीख पर जो ब्याज प्रचलित है उससे 2% अतिरिक्त या उच्चतर दर से ब्याज लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 215 कहता है कि परिव्यय का विनिश्चय करते समय न्यायालय अथवा माध्यस्थम अधिकरण का विवेकाधिकार क्या है। पूछा गया है कि न्यायालय अथवा माध्यस्थम अधिकरण का विवेकाधिकार क्या है। कह रहा है यह एक परिव्यय एक पक्षकार द्वारा दूसरा पक्षकार को दे है। यह कहता है कि ऐसे परिव्यय की राशि यह तीसरा कहता है कि ऐसे परिव्यय संदाय कब किया जाएगा। या उपर्युक्त सभी। विकल्प नंबर डी कहता है तो उपर्युक्त सभी। विकल्प नंबर डी सही है क्योंकि परिव्यय या विनिश्चय करते समय न्यायालय अथवा माध्यस्थम अधिकरण का विवेकाधिकार क्या है, तो विवेकाधिकार तीनों विवेकाधिकार हैं कि ऐसा परिव्यय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दे है, ऐसे परिव्यय की राशि या ऐसे परिव्यय का संदाय कब किया जाएगा। ये सभी विकल्प सही हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका उपयुक्त सभी में सही रहेगा। अगला प्रश्न आपका 216 नंबर कहता है कि इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसार परिव्यय का अभिप्राय युक्त परिव्यय में से जो संबंधित है
पहला विकल्प आपका कहता है कि मध्यस्थों, न्यायालयों और गवाहों के शुल्क पर तथा व्यय एवं विधिक शुल्क और व्यय। दूसरा विकल्प आपका कहता है कि मध्यस्थता के अधिरक्षण करने वाले संस्थान, मध्यस्थता का अधिरक्षण करने वाले संस्थान कोई प्रशासनिक शुल्क। या तीसरा विकल्प कहता है मध्यस्थता अथवा न्यायालय कार्यवाही का माध्यस्थम अधिनियम के संबंध में हुए अन्य कोई व्यय। यह विकल्प नंबर डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपका 217 कहता है कि परिव्यय का अवधारण करते समय न्यायालयों और माध्यस्थम अधिकरणों द्वारा कौन से घटकों या कारणों को ध्यान में रखा जाएगा। पहला विकल्प कहता है पक्षकारों के आचरण को, या क्या किसी पक्षकार को आंशिक सहायता मिली है। तीसरा विकल्प कहता है कि क्या किसी पक्षकार के माध्यस्थम की कार्यवाही के निस्तारण में विलंब करने के लिए तुच्छ तंग करने वाला दावा किया गया है। यह विकल्प डी कहता है क्या किसी पक्षकार ने विवाद के समझौते के लिए युक्त प्रस्ताव किया है तथा दूसरे पक्षकार द्वारा इसे इंकार किया गया है। यह विकल्प नंबर ई कहता है उपर्युक्त सभी। तो आपका विकल्प नंबर ई सही होगा, अर्थात उपर्युक्त सभी सही होंगे। अगला प्रश्न आपका 218 कहता है कि अनुबंध जिसका प्रभाव कि एक पक्षकार मध्यस्थता के खर्चों का पूरा अथवा भाग का भुगतान करे, किसी भी स्थिति में वह केवल तभी मान्य होगा जब यदि वह अनुबंध प्रश्नगत विवाद उभरने के किया गया है। प्रश्नगत विवाद उभरने के पहले किया गया है, उसी वक्त किया गया है, या बाद में किया गया है, या ये सभी सही हैं। तो विकल्प नंबर सी आपका सही है, प्रश्नगत विवाद उभरने के बाद किया गया है। ध्यान रखें, पूरे वाक्य को एक साथ समझें कि अनुबंध जिसका प्रभाव कि पक्षकार की मध्यस्थता के खर्चों का पूरा अथवा भाग का भुगतान करे, किसी भी स्थिति में वह केवल तभी मान्य होगा जब यदि वह अनुबंध प्रश्नगत विवाद उभरने के बाद किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 219 आपका कहता है किसी पंचायत को भारत की सार्वजनिक नीति से टकराव का कब कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? वो कहता है कि ऐसा पंचायत छल अथवा भ्रष्टाचार से प्रभावित हो। या दूसरा विकल्प कहता है कि भारतीय विधि की मौलिक नीति के विपरीत हो। या तीसरा विकल्प कहता है कि नैतिकता अथवा न्याय के आधार मूल या मूल सिद्धांत से टकराव का है। या चौथा कहता है उपयुक्त ए या बी या सी। तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि उपयुक्त ए या बी या सी को कहा जाएगा पंचायत को भारत का सार्वजनिक नीति से टकराव कहा जाएगा यदि ऐसा पंचायत छल अथवा भ्रष्टाचार से प्रभावित है, या भारतीय विधि या मौलिक नीति के विपरीत है, या नैतिकता अथवा न्याय के आधारभूत या मूल सिद्धांतों का टकराव है। अगला प्रश्न आपका 220 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन गलत है। आपको कथन दिए गए हैं मित्रों, उनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन गलत है। आपको विकल्प दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है 4 विकल्पों में से कि कौन सा कथन गलत है। पहला विकल्प आपका कहता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से आए माध्यस्थम पंचायत को ही न्यायालय की ओर अपास्त किया जा सकता है यदि न्यायालय को मालूम होता है कि वह पंचायत प्रत्यक्ष अवैधता के से निरर्थक है जो पंचायत से प्रकट होता है। मित्रों, ये वाला आपका विकल्प गलत है। अगला विकल्प देखते हैं कि ये वाला विकल्प आपका गलत है। देखते हैं अगले कौन कौन से विकल्प आपके गलत होते हैं या सही होते हैं। तो आपका पहला विकल्प तो गलत है। दूसरा विकल्प कहता है कि पंचायत केवल इस आधार पर अपास्त नहीं होगा कि कानून की गलत प्रयुक्तता हुई है अथवा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। यह विकल्प आपका सही है। अगला विकल्प आपका कहता है, विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि आवेदन एक पक्षकार की ओर से केवल दूसरे पक्ष को पहले सूचना जारी के बाद ही पेश की जाएगी और उस आवेदन पत्र के साथ आवेदक का शपथ पत्र भी संलग्न होगा उक्त जरूरतों का पालन के पृष्ठांकन के साथ। यह भी सही है। और विकल्प नंबर डी आपका कहता है कि आवेदन पत्र का निस्तारण त्वरितापूर्वक किया जाएगा और किसी स्थिति में संदर्भित सूचना को दूसरे पक्ष को दिए जाने की तारीख से 1 साल के अवधि के अंदर। तो ये भी सही है। अर्थात पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो कथन नंबर ए आपका गलत था, अर्थात कथन नंबर ए ही आपका सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्नानुसार कथन नंबर ए ही सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 221। प्रश्न नंबर 221 कहता है कि प्रधान अधिनियम की धारा 36 के लिए नई धारा में कौन से खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अब पूछा कि कौन से खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, कौन से खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे। पहला विकल्प आपका कहता है कि जहां धारा 34 के अधीन माध्यस्थम पंचायत अपास्त करने का आवेदन करने के लिए समय निकल गया है, उस उपधारा 2 के प्रावधानों के विषय से वह पंचायत दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की अनुरूपता से उस तरीके से प्रवृत्त होगा जैसे कि वह न्यायालय की अज्ञाप्ति हो। या दूसरा विकल्प कहता है कि जहां माध्यस्थम पंचायत अपास्त करने का आवेदन पत्र न्यायालय की धारा
34 के अधीन पेश किया गया है उस आवेदन पत्र का दाखिल किए जाने से ही वह पंचायत अप्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा जब तक कि न्यायालय उस पर मध्यस्थम पंचायत के संचालन पर स्थगन का आदेश उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुरूप उस प्रयोजनार्थ अलग से किए गए आवेदन पत्र पर न दे दे। यह विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि मध्यस्थम पंचायत के संचालन के स्थगन के लिए उपधारा 2 के अधीन दाखिल किए गए आवेदन पत्र पर न्यायालय उन शर्तों के विषय में जिन्हें वह ठीक समझे को मध्यस्थम पंचायत के संचालन का स्थगन दे सकता है जिसके लिए कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा। ये विकल्प डी कहता है उपयुक्त सभी। तो विकल्प नंबर डी आपका सही होगा क्योंकि उपयुक्त दिए गए सारे कथन प्रतिस्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 222 कहता है कि न्यायालय धन के भुगतान के लिए मध्यस्थम पंचायत के मामले में स्थगन के लिए आवेदन पत्र पर विचारण के समय ... के प्रावधानों के अधीन धन अज्ञाप्ति के स्थगन के लिए प्रावधानों का ध्यान रखेगा। किसके अंतर्गत? कर प्रधान अधिनियम या सिविल प्रक्रिया संहिता 1998 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। विकल्प नंबर बी आपका रिक्त स्थान में भरा जाएगा। पूरा वाक्य एक साथ समझते हैं कि न्यायालय धन के भुगतान के लिए मध्यस्थम पंचायत के मामले में स्थगन के लिए आवेदन पत्र का विचारण समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अधीन धन अज्ञाप्ति के स्थगन के लिए प्रावधानों का ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारगण विवादों का समर्थन कर सकते हैं, या दूसरा कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण की पूर्व स्वीकृति से विवाद का समाधान कर सकते हैं। यह विकल्प सी कहता है कि विवादों का समाधान करने के लिए हकदार नहीं है। यह विकल्प डी कहता है आपका अधिकरण के अधिनिर्णय की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो विकल्प नंबर ए आपका सही है कि विवादों को समाधान कर सकते हैं। विवादों का समाधान कर सकता है मध्यस्थम कार्यवाही के दौरान पक्षकारगण विवादों का समाधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 224 कहता है कि एक मध्यस्थम अधिनिर्णय लिखित में होगा या मध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। दूसरा कहता है कि कारणों का वर्णन करेगा जिन पर अधिनिर्णय आधारित है, या तीसरा कहता है कि इसकी तारीख और मध्यस्थम स्थान का वर्णन करेगा, या चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सही होंगे कि एक मध्यस्थम अधिनिर्णय, ये तीनों विकल्प जो दिए गए हैं, एक मध्यस्थम अधिनिर्णय लिखित में भी होगा और मध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। दूसरा कारणों का वर्णन करेगा जिन पर अधिनिर्णय आधारित है, और तीसरा इसकी तारीख और मध्यस्थम स्थान का भी वर्णन करेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 225 कहता है कि किसी मध्यस्थ को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी याद कर चुके हैं। यह एक पूरा रिपीटेड प्रश्न है कि मध्यस्थ को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कहता है जब मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह हो। या दूसरा कहता है जब मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा सहमत योग्यताओं को धारण नहीं करता। या तीसरा कहता है जब पक्षकार को मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के पश्चात उसकी निष्पक्षता या योग्यता संदेहास्पद होने के बारे में जानकारी होती है। ये विकल्प नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी। यहाँ विकल्प नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी सही होंगे, क्योंकि किसी मध्यस्थ को दिए गए विकल्पों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विवाचन के सही नुकसान कौन से हैं। विवाचन के सही नुकसान पूछ रहा है, कौन से हैं। कह रहा है कानूनी बिंदु, लचीला, महंगा शुल्क और देरी कम। या कहता है कि फीस महंगी, कानूनी बिंदु, देरी और सीमित अपील। या तीसरा कहता है कि सीमित अपील और यह त्वरित है। या चौथा कहता है लचीला। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि सीमित अपील और यह त्वरित है। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि सीमित अपील और यह त्वरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एडीआर वास्तव में किसके लिए खड़ा है। कह रहा है वैकल्पिक हताश संकल्प के लिए, या कहता है कि संकल्प के बावजूद वैकल्पिक, या वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए, या अतिरिक्त विवाद समाधान के लिए। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए, अर्थात एडीआर वास्तव में किसके लिए खड़ा है, तो वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एडीआर खड़ा है। ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।
अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 228 कहता है कि शब्द अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विभाजन के तहत परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? धारा 2F को, या धारा 2B को, या धारा 2C को, या धारा 2D को। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, धारा 2F को परिभाषित किया गया है। शब्द अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विभाजन के तहत धारा 2F को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 229, शब्द विभाजन समझौता डॉट 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 के अंतर्गत आता है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। तो विकल्प नंबर बी आपका सही है, अध्याय 2। अध्याय 2 आपका विभाजन समझौता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है कि भारत में विवाद के समाधान के एडीआर तंत्र के मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल किया गया है। ध्यान रखें, एडीआर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। एडीआर से 1-2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। भारत में विवाद समाधान के लिए एडीआर तंत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। विभाजन और मुकदमेबाजी, या मुकदमेबाजी, बातचीत और विभाजन, या मिनी परीक्षण, प्रारंभिक तटस्थ, मूल्यांकन और मध्यस्थता। या विकल्प डी कहता है कि विभाजन, मध्यस्थता, सुलह और बातचीत। तो विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि एडीआर के तंत्र के मुख्य रूप से सम्मिलित है विभाजन, मध्यस्थता, सुलह और बातचीत। ध्यान रखें, विभाजन, मध्यस्थता, सुलह और बातचीत, ये सभी एडीआर के तंत्र के रूप में मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता का सबसे सटीक वर्णन है? सबसे सटीक वर्णन कौन सा है? कहता है कि पार्टियों के बीच एक अनौपचारिक बैठक जिसमें इस बात पर चर्चा शामिल है कि इस मुद्दे को कैसे हल किया जा सकता है। या दूसरा कहता है कि एक न्याय निर्णायक प्रक्रिया जहां पक्षकार अपने विवाद को बाध्यकारी निर्णय के लिए एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करते हैं। या तीसरा कहता है कि पार्टियों के बीच एक बैठक जहां एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष चर्चा की सुविधा प्रदान करता है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो पूछा गया है कि मध्यस्थता का सबसे सटीक वर्णन कौन सा है? तो बी नंबर मध्यस्थता का सबसे सटीक वर्णन है, क्योंकि एक न्याय निर्णायक प्रक्रिया जहां पक्षकार अपने विवाद को बाध्यकारी निर्णय के लिए एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करता है। तो विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक सुलहकर्ता नियुक्त किया जाता है विवाद के पक्षकारों द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या दीवानी न्यायालय द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि विवाद के पक्षकारों द्वारा। ध्यान रखें, यह प्रश्न आपसे पहले भी याद किए गए हैं कि सुलहकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है? तो विवाद के पक्षकार, दोनों पक्षकार एक एक सुलहकर्ता नियुक्त करते हैं। वो दोनों सुलहकर्ता एक तीसरे सुलहकर्ता को नियुक्त करते हैं। इस प्रकार हमने पहले भी प्रश्नों में याद किया है। अगला प्रश्न आपका कहता है एडीआर में मुद्दा है। अब एडीआर फिर आपका आ गया, मैंने पहले भी कहा था कि एडीआर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो एडीआर में मुद्दा है साबित हुआ, या पूछताछ की, या पर सहमत हुए, या निपटारा। तो एडीआर में मुद्दा है सहमत हुए पर सहमत हुए पर, एडीआर पर सहमत हुए पर मुद्दा है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ है। अब मध्यस्थ के बारे में पूछा गया, बहुत मध्यस्थ पढ़े हैं अब तक, लेकिन पूछा गया कि मध्यस्थ है कौन है? मध्यस्थ जज है, या सलाहकार है, या विशेषज्ञ है, या सूत्राधार है? तो सीधी सी बात, मध्यस्थ आपका सूत्राधार है, ना तो जज है, सलाहकार, विशेषज्ञ नहीं है, सूत्राधार है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि मध्यस्थता में पार्टियों द्वारा आमतौर पर कितने मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं? कहता है कि पहला, पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि ऐसी संख्या सम संख्या ना हो। ठीक। दूसरा कहता है कि पार्टियों मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि ऐसी संख्या विषम संख्या ना हो। या तीसरा कहता है केवल एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिए। या चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीनों विकल्प आपके गलत हैं, बी, सी, डी। लेकिन विकल्प नंबर ए आपका सही है कि पक्षकार मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि ऐसी संख्या सम संख्या हो ना हो, सम संख्या ना हो, अर्थात विषम संख्या हो। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 236 कहता है कि अधिनियम के भाग 2 पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? कहता है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन, या जिनेवा कन्वेंशन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त ए व बी दोनों। तो उपयुक्त ए व बी दोनों, क्योंकि अधिनियम के भाग 2 पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी है और जिनेवा कन्वेंशन भी है, अर्थात ए और बी दोनों विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय विभाजन परिषद का अध्यक्ष डॉट 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 के तहत नियुक्त किया जाता है। आपसे धारा पूछी गई है कि भारतीय विभाजन परिषद का अध्यक्ष किस धारा के तहत नियुक्त किया जाता है, रिक्त स्थान में आपको उस धारा को भरना है। तो कहता है कि धारा 43 सी,
1 ए के तहत या धारा 45 1 ए के तहत या धारा 34 के तहत या धारा 54 के तहत। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि भारतीय निर्वाचन परिषद का अध्यक्ष धारा 43 सी 1 ए के तहत नियुक्त किया जाता है। धारा 43 सी 1 ए के तहत नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 238 कहता है, क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण कुछ मामलों में विशेषज्ञ नियुक्त करने में सक्षम है? कहता है हाँ या नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हालांकि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परीक्षा में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 2 विकल्प नहीं दिए जाएंगे, लेकिन पूछ रहा है कि क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण कुछ मामले में विशेषज्ञ नियुक्त करने में सक्षम है? तो हाँ, सक्षम है। सीधी सी बात, यहाँ पे मध्यस्थ न्यायाधिकरण कुछ मामले में विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 239 कि कानूनी सहायता योजनाओं को लागू करने के लिए समिति CILAS 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। क्या प्रतिस्थापित किया गया है? पहला विकल्प दिया गया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आपका कहता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्या जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है पूछा गया है? कहा अंतरिम पुरस्कार या समापन आदेश या एक पक्षीय आदेश। तो विकल्प नंबर सी आपका सही है कि समापन आदेश पास जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न आपका 241 कहता है कि प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर ए आपका कहता है सूट में लिखित बयान दाखिल करने से पहले या अपना लिखित दाखिल करने के समय या वाद में लंबित रहने के दौरान किसी भी समय। यह कहता है किसी भी समय दायर किया जा सकता है, लेकिन केवल मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए। तो विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतः सही होगा कि सूट में लिखित बयान दाखिल करने से पहले, अर्थात प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए सूट में लिखित बयान के दाखिल करने से पहले। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 242 नंबर प्रश्न कहता है कि विवाचन और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के तहत अदालत के समक्ष एक अंतरिम राहत आवेदन किया जाना चाहिए। कहता है विवाचन कार्यवाही की शुरू होने के पहले और बाद दोनों में, या केवल विवाचन कार्यवाही के दौरान, या केवल विवाचन की नियुक्ति से पहले, या विवाचन की कार्यवाही शुरू होने के बाद। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि केवल विवाचन की नियुक्ति से पहले एक अंतरिम राहत आवेदन जारी या आवेदन किया जाना चाहिए, केवल विवाचन की नियुक्ति से पहले। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 243 कहता है घरेलू विवाचन के क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन दिए गए हैं। कह रहा है घरेलू विवाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कहता है कि विवाचन का अपना अधिकार क्षेत्र तय नहीं कर सकता है, गलत। दूसरा कहता है कि पक्षकार क्षेत्राधिकार का स्थान चुन सकते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा विकल्प आपका कहता है केवल उच्च न्यायालयों के पास विवाचन एवं सुलह अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र है, ये भी गलत है। ये विकल्प नंबर डी आपका कहता है पार्टियां केवल प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई पूर्व निर्धारित सूची के विवाचनों को नियुक्त कर सकती है, ये भी आपका गलत है। अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि पक्षकार क्षेत्राधिकार का स्थान चुन सकते हैं, पक्षकार क्षेत्राधिकार का स्थान चुन सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 244 कहता है कि एक घरेलू मध्यस्थ पुरस्कार का निष्पादन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पुरस्कार का निष्पादन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कहता है धारा 34 के अंतर्गत, या धारा 36 के अंतर्गत, या धारा 35 के अंतर्गत, या धारा 14 के अंतर्गत। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि धारा 36 के अंतर्गत निष्पादन नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 245 कि विवाचन एक कानूनी प्रक्रिया है। विवाचन के विषय में भी आपसे परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ध्यान रखें कि विवाचन के विषय में भी आपको अधिक से अधिक जानकारी या इन प्रश्नों को, विवाचन वाले प्रश्नों को भी समझना होगा। विवाचन एक कानूनी प्रक्रिया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। कहता है उसके पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों से संबंधित अंतर, या दूसरा कहता है नशा से संबंधित अंतर, या तीसरा दवाओं से संबंधित अंतर, या चौथा यौन हमले से संबंधित अंतर। तो विकल्प नंबर ए आपका सही है कि उसके पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के संबंधित अंतर। विवाचन का अर्थ क्या है कि उसके पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों से संबंधित अंतर।
तो विभाजन का अगला प्रश्न आपका कहता है विभाजन के लाभ क्या है, या विभाजन के लाभ बताइए। कम समय लेने वाला, या विभाजन का अर्थ है कि अधिक समय लेने वाला, या टाइम पास, या समय की बर्बादी। तो विभाजन के लाभ क्या है? कम समय लेने वाला, कम समय लेने वाला। विभाजन के लाभ क्या है? कम समय लेने वाला। याद रखें, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न आपका कहता है एडीआर बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखें, एडीआर फिर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है कि एडीआर बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? पुलिस स्टेशन पर, या राजनीतिक दलों पर, या अंडरवर्ल्ड पर, या कोर्ट पर। तो याद रखें, एडीआर बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट पर निभाता है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बातचीत एक प्रक्रिया है। बातचीत तो वैसे भी किए होंगे, लेकिन बातचीत करते होंगे, लेकिन आपको पता है कि बातचीत एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? बाध्यकारी प्रक्रिया है, या गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है, या संभावित बंधन है, या पूर्व व्यापी बंधन है। तो गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। आपको बातचीत की प्रक्रिया के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है, अर्थात बातचीत एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। लोक अदालत का मूल अर्थ है। अब पूछा गया लोक अदालत का मूल अर्थ है। लोक अदालत भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार लोक अदालत से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो लोक अदालत का मूल अर्थ है महिला कोर्ट, या पुरुषों की अदालत, या लोगों की अदालत, या बाल न्यायालय। तो यहाँ पर लोक अदालत का अर्थ है लोगों की अदालत, ना कि महिला या पुरुष या बाल, तीनों में से किसी विशेष के लिए नहीं है। लोगों की अदालत को ही लोक अदालत कहा गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 250 कहता है कि मध्यस्थता के लिए पार्टियों को संदर्भित करने के लिए अदालत की शक्ति इसके अनिवार्य रूप में शामिल निहित और निहित होनी चाहिए। कहता है किसमें निहित और निहित होनी चाहिए? पार्टियों को सलाह देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र पर, यह कहता है कि पुरस्कार की समीक्षा करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र पर, या तीसरा कहता है कि मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति और अधिकारिकता पर, या चौथा कहता है दूसरे मध्यस्थ को बुलाने की शक्ति और आधिकारिकता पर। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि पार्टियों को सलाह देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र पर निहित होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 251 कहता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज लगेगा। एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज लगेगा। आपसे ब्याज का प्रतिशत पूछा गया है कि पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% प्रतिवर्ष, या पूछा गया कि पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12% प्रतिवर्ष, या पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 18% प्रतिवर्ष, या पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक 24% प्रतिवर्ष। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि भुगतान की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक का 18% प्रतिवर्ष की राशि से ब्याज लगेगा। एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर 18% पर ब्याज लगेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक साझेदारी फर्म में संजय और मोहित साझेदार व्यापार में उनके बीच एक विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए लिखित रूप में एक समझौता करते हैं। इस समझौते के बावजूद संजय ने एक अदालत में विवाद को लेकर मोहित के खिलाफ मुकदमा दायर किया। तो उपरोक्त संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप पहले ये पूरा पैसेज ये पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पूरा पैसेज आपको समझ में आया होगा कि एक साझेदारी फर्म है, इसमें संजय और मोहित साझेदार व्यापार में उनके बीच एक समझौता या उनके बीच एक विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए लिखित रूप में एक समझौता करते हैं। मध्यस्थ के माध्यम से संदर्भित करने के लिए एक समझौता करते हैं, लेकिन इस समझौते के बावजूद भी संजय ने अदालत में विवाद को लेकर मोहित के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। तो अब इस कथन के अनुसार कहता है कि प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है कि एक वैध मध्यस्थता समझौते के मौजूद होने के कारण अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया है, या दूसरा कहता है कि न्यायालय के पास मामले पर अधिकार क्षेत्र है और यह मध्यस्थता समझौते पर हावी है और इस तरह से विवाद को अधिकार क्षेत्र में नहीं भेजा जा सकता है, या तीसरा कहता है कि संजय केवल मध्यस्थ निर्णय के खिलाफ न्यायालय में अपील दायर कर सकता है नहीं, या चौथा कहता है कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये विकल्प आपका सही है कि यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि सुलहकर्ता स्वतंत्र रूप से विवाद की जांच करेगा और विवादों के निपटारे की विधि का संकेत देते हुए अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगा। विकल्प नंबर ए कहता है कि सुलहकर्ता विधि के निपटारे पर अदालत से मदद लेगा, या सुलहकर्ता पार्टियों द्वारा दायर आवेदन पर भरोसा करेगा, या सुलहकर्ता विधि के निपटारे पर विवादित पक्षों की मदद लेगा, या डी नंबर कहता है सुलहकर्ता दोनों पक्षों को अलग करेगा। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि सुलहकर्ता विधि के निपटारे पर विवादित पक्षों की मदद लेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, पहला
को मध्यस्थता पुरस्कार की तरह दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है, या दूसरा विकल्प कहता है कि दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाता है, या तीसरा कहता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार के रूप में प्रभावी है, या चौथा कहता है पार्टी के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार को मध्यस्थता पुरस्कार की तरह दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होती है, मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होती है जिस तारीख को प्रतिवादी द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है, या दूसरा कहता है कि उस तारीख को जब प्रतिवादी मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति देता है, या कहता है कि उस तारीख को जब मध्यस्थ पक्षों को नोटिस जारी करता है, या चौथा कहता है कि उस तारीख को जब दावे का बयान और बचाव पक्ष को लिखित निवेदन करता है। तो मध्यस्थ कार्यवाही कब शुरू होती है? तो विकल्प नंबर ए आपका सही है कि मध्यस्थ कार्यवाही तब शुरू मानी जाती है कि जिस तारीख को प्रतिवादी द्वारा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त होता है, उसी दिन से मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होती है, उसी दिन से मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होती है। अगला प्रश्न 256 नंबर कहता है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार, पहला विकल्प दिया गया है लिखित में होना चाहिए लेकिन हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। एक मध्यस्थ पुरस्कार लिखित में होना चाहिए लेकिन हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा विकल्प आपका कहता है, दूसरा विकल्प नंबर बी आपका कहता है कि को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये तीसरा नंबर विकल्प कहता है मौखिक हो सकेगा, या चौथा विकल्प कहता है लिखित में हो सकता है लेकिन किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित होना चाहिए, लिखित भी होना चाहिए और हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 257 कहता है कि मध्यस्थ निर्णय किए जाने के बाद प्रत्येक पक्ष को वितरित किया जाएगा। मध्यस्थ निर्णय किए जाने के बाद प्रत्येक पक्ष को वितरित किया जाएगा। क्या वितरित किया जाएगा? मूल पुरस्कार, या पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति, या पुरस्कार की एक फोटोकॉपी, या पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति। तो विकल्प नंबर बी आपका सही है कि पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न आपका 3 मध्यस्थों के मामले में तीसरा मध्यस्थ इस प्रकार का कार्य करेगा। तीसरा मध्यस्थ किस प्रकार का कार्य करेगा? कहता है निर्णायक का कार्य करेगा, या एक पीठासीन मध्यस्थ का, या एकल मध्यस्थ का, या सहायक मध्यस्थ का। तो तीसरा मध्यस्थ एक पीठासीन मध्यस्थ के तौर पर कार्य करेगा। इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी कई प्रश्नों में याद कर चुके हैं या समझ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिनियम उन अधिनियमों द्वारा कवर किए गए विवादों के संबंध में मध्यस्थता का प्रावधान नहीं करता है? कहता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, या छावनी अधिनियम 1924, या वायदा संपदा विनिमय अधिनियम 1956, या सुखाचार अधिनियम 1982। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिनियम है जो उन अधिनियमों द्वारा कवर किए गए विवादों के संबंध में मध्यस्थता का प्रावधान नहीं करता है? तो सुखाचार अधिनियम 1982 उन मध्यस्थता का प्रावधान नहीं करता है। विवादों के संबंध में मध्यस्थता का प्रावधान सुखाचार अधिनियम 1982 नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 260 कि सुलह कार्यवाही के दौरान विवाद के एक पक्ष को छोड़कर कोई न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। कहता है कौन? कोई न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा सुलहकर्ता की अनुमति से, या अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, या न्यायालय की अनुमति से, या दूसरे पक्ष की सहमति से। तो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सुलह कार्यवाही के दौरान विवाद का एक पक्ष को छोड़कर कोई न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विवाचन और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1 में कोई भी न्यायिक प्राधिकरण विवाचन की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा सिवाय इसके कि एक पुरस्कार रद्द करने के लिए, विवाचन को हटाने के लिए, पुरस्कार में संशोधन के लिए, या विवाचन के बदलने के लिए। जिसमें सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर ए सही होगा कि एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए, एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए विवाचन और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1 में कोई न्यायिक प्राधिकरण विवाचन की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 262 नंबर आपका कहता है
कि लोक अदालत द्वारा किस प्रकार के मामलों का निपटारा नहीं किया जा सकता है। ध्यान दें, इस प्रकार के प्रश्न भी हम पहले याद कर चुके हैं। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है कि लोक अदालत द्वारा किस प्रकार के मामलों का निपटारा नहीं किया जाता है। कंपाउंडेबल आपराधिक मामला या आपराधिक अपराध या पारिवारिक विवाद या गैर समनीय आपराधिक अपराध या मोटर दुर्घटना का दावा। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि गैर समनीय आपराधिक अपराध का निपटारा लोक अदालत द्वारा नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 263 कहता है किसी मध्यस्थ निर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा तभी लिया जा सकता है जब विवाद का पक्ष पुरस्कार से खुश नहीं है। दूसरा कहता है पार्टियों द्वारा मध्यस्थों की संख्या की नियुक्ति की गई थी या एक पक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था या पार्टी पारित पुरस्कार से संतुष्ट नहीं है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि एक पक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एडीआर प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। कौन एडीआर प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है? विवाचन की, सुलह की, मध्यस्थता की या बातचीत की? तो विवाचन की प्रक्रिया एडीआर प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एडीआर प्रक्रिया गैर न्यायिक है। ऊपर पूछा गया अर्ध न्यायिक है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि गैर न्यायिक है। कहता है विवाचन की, सुलह की या मध्यस्थता की या मध्यस्थता और सुलह की। तो यहाँ पर सुलह की प्रक्रिया गैर न्यायिक है। ध्यान रखें ये दोनों प्रश्न, प्रश्न नंबर 264 और प्रश्न नंबर 265 दोनों इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। वैसे भी एडीआर से आपके 2-4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 266 कहता है कि विवाचन और मध्यस्थता में क्या समानताएं हैं। आपसे समानताएं पूछी गई हैं कि क्या दोनों गैर न्यायिक प्रक्रिया हैं या दोनों कोर्ट सेटलमेंट के बाहर हैं या दोनों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हैं या दोनों महंगी प्रक्रिया हैं। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि दोनों कोर्ट सेटलमेंट के बाहर हैं। दोनों कोर्ट सेटलमेंट के बाहर की प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ। कहता है 1987 में या 1994 में या 1995 में या 1997 में। तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1995 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1995 में लागू हुआ। अगला प्रश्न आपका कहता है किस वर्ष स्थायी लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधिनियम में शामिल किया गया। सन 2000 में या सन 2002 में या सन 2004 में या सन 2009 में। तो स्थायी लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधिनियम में शामिल किया गया 2002 में। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 2015 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार स्थायी लोक अदालत को संदर्भित की जाने वाली संपत्ति के मूल्य की सीमा अधिकतम क्या हो सकती है या अधिकतम मूल्य की सीमा क्या होगी? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़। यहाँ पे पूछा गया है कि जो लोक अदालत को मामला संदर्भित किया जाने का उसमें संपत्ति के मूल्य की सीमा अधिकतम क्या होगी। तो अधिकतम सीमा 1 करोड़ होगी। 1 करोड़ से अधिक नहीं होगी। अधिकतम सीमा 1 करोड़ से अधिक नहीं होगी। जो मामले लोक अदालत को संदर्भित किए जाएंगे, जो मामले लोक अदालत को संबंधित किए जाएंगे उनकी संपत्ति की अधिकतम कीमत 1 करोड़ से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 270। प्रश्न नंबर 270 कहता है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की किस अध्याय में स्थायी लोक अदालत का उल्लेख है। आपसे अध्याय पूछा गया है कि किसमें लोक अदालत की स्थायी लोक अदालत का उल्लेख किया गया है। अध्याय 1 में, अध्याय 5 में, अध्याय 6(1) में या अध्याय 7(a) में। स्थायी लोक अदालत का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अध्याय 6(a) में किया गया है। अध्याय 6(a) में किया गया है स्थायी लोक अदालत का प्रावधान। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र नहीं है। अब बताइए कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र नहीं है। एक महिला जो सामान्य श्रेणी से है और जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए है। गलत। दूसरा कहता है कि एक व्यक्ति जो सामान्य वर्ग से है जिसकी आय 10 लाख रुपए है। या तीसरा कहता है कि एक बच्चा, या चौथा कहता है कि एक औद्योगिक कामगार। तो विकल्प नंबर बी आपका सही है। एक व्यक्ति जो सामान्य वर्ग से है और जिसकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि न्याय तक पहुंच में क्या शामिल नहीं है। न्याय तक पहुंच में क्या शामिल नहीं है। पहला विकल्प कहता है राज्य को एक प्रभावी न्याय निर्णय
तंत्र प्रदान करना चाहिए। दूसरा कहता है इस प्रकार प्रदान किया गया तंत्र दूरी के संदर्भ में उचित रूप से सुलभ होना चाहिए। या तीसरा कहता है न्याय निर्णय की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए या न्याय निर्णयन प्रक्रिया में वादी की पहुंच असंवहनीय होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर डी ही आपका सही होगा कि न्याय तक पहुंच में क्या शामिल नहीं है, न्याय तक पहुंच में न्याय निर्णय प्रक्रिया में वादी की पहुंच असंवहनीय होनी चाहिए, यह शामिल नहीं है। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा प्रश्नानुसार। अगला प्रश्न आपका कहता है कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए कौन पात्र नहीं है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए कौन पात्र नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, या दूसरा कहता है राष्ट्रपति द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या तीसरा कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले अन्य सदस्यों की संख्या जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यताएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। यह चौथा कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय में एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है। राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तालुक कानूनी सेवा समिति का गठन कौन करता है? कहता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। तालुक कानूनी सेवा समिति का गठन राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण करता है, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण करता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 275। प्रश्न नंबर 275 कहता है कि सुलह और मध्यस्थता में क्या समानताएं हैं? कहता है कि दोनों न्यायिक प्रक्रिया हैं या दोनों गैर न्यायिक प्रक्रिया हैं या दोनों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हैं या दोनों महंगी प्रक्रिया हैं। तो विकल्प नंबर डी कहता है कि दोनों महंगी प्रक्रिया हैं। अगला प्रश्न नंबर 276 आपका कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का कौन सा प्रावधान एक निर्धन व्यक्ति को मुकदमे में अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में छूट देता है? आदेश 30 या आदेश 32 या आदेश 33 या आदेश 44। तो यहाँ पे आदेश 33 सही होगा। आदेश 33 है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रावधान करता है कि एक निर्धन व्यक्ति को मुकदमे में अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में छूट देता है, भुगतान करने की छूट देता है, वो आदेश 33 है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 277 कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का कौन सा प्रावधान एक निर्धन व्यक्ति को अपील दायर करते समय अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने से छूट देता है? सेम सवाल, प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर का प्रश्न दोबारा छप गया है। इसमें कहता है कि आदेश 30, आदेश 32, आदेश 33 या आदेश ऑर्डर 44। तो यहाँ पे आपका डी नंबर विकल्प सही होगा, आदेश नंबर 44। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 278 नंबर कहता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1908 के किस प्रावधान के तहत अभियुक्त को राज्य के खर्चे पर कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? तो कहता है धारा 304 के अंतर्गत, धारा 303 के अंतर्गत, धारा 320 के अंतर्गत, धारा 221 के अंतर्गत। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, धारा 303 के अंतर्गत, धारा 303 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका कहता है कानूनी सहायता एक साधन है जिसके द्वारा गरीब अपने अधिकार को लागू कर सकते हैं, कथन किसने दिया? ये कथन जो दिया गया है कि कानूनी सहायता एक साधन है जिसके द्वारा गरीब अपने अधिकार को लागू कर सकता है, ये कथन किसने दिया? कह रहा है लॉर्ड डेनिंग ने या पोलक ने या जस्टिस कृष्णा अय्यर ने या लॉर्ड ब्लैकबर्न ने। तो विकल्प नंबर बी आपका सही है कि ये दिया गया कथन पोलक का है, पोलक ने यह कथन दिया था। अगला प्रश्न आपका कहता है यूडीएचआर का मतलब क्या है? मानवाधिकारों की संघ घोषणा या मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा या संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की घोषणा या सार्वभौमिक रूप से घोषित मानवाधिकार। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। अगला प्रश्न आपका 241 कहता है कि भारत के संवैधानिक अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किस बिंदु का उल्लेख है? आपको दिए गए 4 बिंदु हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किस
बिंदु का उल्लेख है? निम्न में से किस बिंदु का उल्लेख किया गया है? तो कह रहा है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा, को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह उल्लेखित नहीं है। अगला विकल्प नंबर बी आपका कहता है, विकल्प नंबर बी कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को हासिल करने के लिए प्रावधान करेगा। ये भी सम्मिलित नहीं है। विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। यह भी उल्लेखित नहीं है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यह आपका वर्णित है, अर्थात विकल्प नंबर डी आपका पूर्णतया सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 282 कहता है कि मेडोला और मध्यस्थता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको कथन दिए गए हैं और आपसे सही कथन पूछा गया है। पहला विकल्प कहता है कि दोनों प्रक्रियाओं में तृतीय पक्ष के लिए समझौता कर सकता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा कहता है यह कथन असत्य है। दूसरा कथन कहता है कि दोनों प्रक्रियाओं में तृतीय पक्षों के लिए समझौता नहीं कर सकता है, यह भी गलत है। तीसरा कहता है कि मेंडोला में तृतीय पक्ष पार्टियों के लिए समझौता कर सकता है लेकिन इसे मध्यस्थता में नहीं बनाया जा सकता है। यह विकल्प आपका सही होगा। विकल्प नंबर डी कहता है कि मध्यस्थता में तृतीय पक्षों के लिए समझौता कर सकता है लेकिन इसे मेंडोला में नहीं बनाया जा सकता। ये भी गलत है। अब इस प्रश्न में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि दोनों प्रक्रियाओं में तृतीय पक्ष के लिए समझौता कर सकता है या दोनों प्रक्रियाओं में तृतीय पक्ष के लिए समझौता नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे होती है। तो याद रखें कि ये समझौता तो कर सकता है लेकिन एक शर्त दी गई है कि मध्यस्थता नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान रखें। इसलिए विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 283 नंबर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में निम्नलिखित में से किस बिंदु का उल्लेख किया गया है? आपको 4 बिंदु दिए गए हैं। पूछा गया है कि अनुच्छेद 38 में निम्नलिखित में से किस बिंदु का उल्लेख किया गया है? विकल्प नंबर ए कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी रूप से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिससे न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। ये विकल्प आपका दिया गया है। अनुच्छेद 38 में निम्नलिखित बिंदु का उल्लेख किया गया है। अगला विकल्प कहता है, विकल्प नंबर ए आपका सही होगा क्योंकि इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन अगला विकल्प कहता है कि राज्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को हासिल करने के लिए प्रावधान करेगा, इसका उल्लेख नहीं किया गया। तीसरा कहता है संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक हितों की वस्तु को लूटने, विरूपण, विनाश, हटाने, निपटान या निर्यात से बचाने के लिए राज्य की दायित्व होगा के रूप में मामला हो सकता है, यह भी उल्लेखित नहीं किया गया है। अगला विकल्प नंबर डी कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा या या किसी अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह भी उल्लेखित नहीं है। अर्थात विकल्प नंबर ए ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइब्रिड एडीआर प्रक्रिया नहीं है? हाइब्रिड एडीआर पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सा हाइब्रिड एडीआर प्रक्रिया नहीं है? कहता है मेडोला या मेड एआरबी या सुलह या मिनी परीक्षण। तो सुलह जो है हाइब्रिड एडीआर प्रक्रिया नहीं है। ध्यान दें, यह प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं कि सुलह एक एडीआर प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में परिभाषित नहीं है? कहता है कानूनी सहायता या कानूनी सेवाएं या लोक अदालत या कोर्ट। तो
परिभाषित नहीं है कानूनी सहायता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में परिभाषित नहीं है, तो वह कानूनी सहायता शब्द परिभाषित नहीं है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लोक अदालत द्वारा पुरस्कार की स्थिति क्या है। अब लोक अदालत द्वारा पुरस्कार की स्थिति पूछा गया है कि लोक अदालत द्वारा पुरस्कार की स्थिति क्या है। लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। यह कहता है लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को दीवानी न्यायालय की डिक्री नहीं माना जाएगा। यह कहता है लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को एक दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जा सकता है। यह चौथा कहता है कि लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को दीवानी न्यायालय की डिक्री नहीं माना जा सकता है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाएगा। लोक अदालत के पुरस्कार की स्थिति यही है कि लोक अदालत के प्रत्येक पुरस्कार को दीवानी न्यायालय की एक डिक्री माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला उन मामलों की सूची प्रदान करता है जिन्हें एडीआर प्रक्रिया के लिए संदर्भित किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता है। कहता है कि विकल्प नंबर ए कहता है कि अनीता कुशवाहा बनाम पुष्प सूडान, या विकल्प नंबर बी कहता है एके गोविंदन कुट्टी मेनन बनाम सी, या विकल्प नंबर सी कहता है शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, या विकल्प नंबर डी कहता है अफोकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो विकल्प नंबर डी ही आपका सही होगा, एडीआर प्रक्रिया के लिए संदर्भित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 288 कहता है कौन सा प्रावधान कानूनी सेवाएं देने के लिए मानदंड प्रदान करता है। धारा 10 या धारा 11, धारा 12 या धारा 13। तो धारा 12 आपको कानूनी प्रावधान कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए मानदंड प्रदान करता है। मानदंड प्रदान करता है वो धारा 12 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 289 कहता है प्रश्न नंबर 289 कहता है ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आपको अगर पेपर को ज्यादा हार्ड बनाया जाता है तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलान करने के लिए दिए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 289 आपको मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। कहता है कि अनीता कुशवाहा बनाम पुष्प सूडान, या दूसरा कहता है कि के एन गोविंदन कुट्टी मेनन बनाम सीडी साजी, या शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। चौथा कहता है कि एफरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इनमें से आगे भी 4 बिंदु दिए गए हैं कि ARI ऑल इंडिया AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 3506, या 2010 AIRSCW 4983, या 1987 3SCC 50, या AIR 2012 SC 719। तो इसमें से सही मिलान आपका करना है। तो पहले का सही मिलान 1 में होगा, दूसरे का सही मिलान होगा के एन गोविंदन कुट्टी मेनन बनाम CD, दूसरे का चौथा होगा, तीसरे का शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र 1987, और चौथे का दूसरे में होगा। अर्थात विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। विकल्प नंबर सी आपका पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जहां धारा 20(5) के तहत मामले को रिकॉर्ड अदालत को लौटाया जाता है, अदालत किस चरण से आगे बढ़ेगी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि अदालत किस चरण से आगे बढ़ेगी। पहला कहता है कि अदालत ऐसे मामले से निपटने के लिए उस चरण से आगे बढ़ेगी जो धारा 20(1) के तहत ऐसे संदर्भ से पहले पहुंच गया है। यह कहता है कि अदालत ऐसे मामले को निपटाने के लिए उस चरण से आगे बढ़ेगी जो धारा 20(2) के तहत ऐसे संदर्भ से पहले पहुंच गया है। यह अदालत ऐसे मामले को निपटाने के लिए उस चरण से आगे नहीं बढ़ेगी जो धारा 20(1) के तहत संदर्भ से पहले पहुंचा था। यह अदालत ऐसे मामले को निपटाने के लिए उस चरण से आगे नहीं बढ़ेगी जो धारा 2 के तहत इस संदर्भ में से पहले पहुंचा था। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि धारा 20(5) के तहत मामले को रिकॉर्ड अदालत को लौटाया जा सकता है। तो अदालत ऐसे मामले को निपटाने के लिए उस चरण से आगे बढ़ेगी जो धारा 20(a) के तहत ऐसे संदर्भ से पहले पहुंचा हो। अगला प्रश्न आपका देखते हैं कि लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको 4 कथन दिए गए हैं। पूछा गया है कि जो लोक अदालत है और स्थायी लोक अदालत है इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन आपका कहता है कि लोक अदालत के मामलों को न्यायालय द्वारा संदर्भित किया जाता है लेकिन स्थायी लोक अदालत में नहीं। दूसरा विकल्प आपका कहता है कि स्थायी लोक अदालत में केवल जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले शामिल होते हैं लेकिन लोक अदालत
में ऐसा नहीं। या तीसरा विकल्प आपका कहता है कि लोक अदालत में केवल जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले शामिल होते हैं लेकिन स्थायी लोक अदालत में नहीं। विकल्प नंबर सी आपका सही रहेगा। विकल्प नंबर डी कहता है कि लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत की शक्तियां समान हैं, ये भी आपका गलत होगा। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका पूर्णतया सही होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें से स्थायी लोक अदालत में केवल जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले शामिल होते हैं। जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या लोक अदालत की योग्यता के आधार पर पुरस्कार पारित कर सकती है? कहता है कि हाँ या नहीं या कभी नहीं। तो विकल्प नंबर बी सही होगा कि लोक अदालत योग्यता के आधार पर पुरस्कार पारित नहीं कर सकती है। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लोक अदालतों का आयोजन कौन नहीं कर सकता है? कहता है राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति या स्थानीय प्राधिकरण। तो लोक अदालत का प्रयोजन स्थानीय प्राधिकरण नहीं कर सकती है। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बातचीत एक डॉट 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 प्रक्रिया है। यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी हम इस प्रश्न को याद कर चुके हैं, किए हैं कि बातचीत एक प्रक्रिया, एक बाध्यकारी प्रक्रिया है या गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है, या संभावित बंधन है या पूर्व व्यापी बंधन है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही था कि गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। बातचीत एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 295 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातचीत के सही लाभ हैं? निम्नलिखित में से कौन से बातचीत के सही लाभ हैं? यह प्रश्न भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। पहला विकल्प कहता है कि त्वरित, आर्थिक प्रक्रिया और गोपनीयता। दूसरा कहता है सस्ती प्रक्रिया और निर्णय पर नहीं आ सकता है। तीसरा कहता है गोपनीयता और निश्चितता की कमी। या चौथा कहता है किसी निर्णय पर नहीं आ सकता है और यह त्वरित है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि त्वरित, आर्थिक प्रक्रिया और गोपनीयता। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मध्यस्थ है एक डॉट 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 जज, सलाहकार, विशेषज्ञ, सूत्रधार। तो मध्यस्थ है एक, सूत्रधार। यह भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, यह प्रश्न आप पहले भी याद कर चुके हैं, लेकिन ठीक है यहाँ आपका दोबारा रिवीजन हो रहा है। रिवीजन में आपको प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि जब पक्षकार बातचीत की प्रक्रिया में अपनी स्थिति पर अड़े रहते हैं तब वे संभवतः डॉट 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 में शामिल होते हैं। कहता है किसमें शामिल होते हैं? विवरण वार्ता में, एकीकृत में, या कोई नहीं, या दोनों। तो विकल्प नंबर एक सही है कि दोनों संभवतः विवरण वार्ता में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है जब पार्टियां अपनी स्थिति पर नहीं बल्कि बातचीत प्रक्रिया में रुचि पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं तो वे शायद इसमें शामिल हैं। किसमें शामिल होते हैं? कि विवरण वार्ता में, एकीकृत में, कोई नहीं, या दोनों में। तो दोनों एकीकृत में शामिल होते हैं। अर्थात जब पार्टियां अपनी स्थिति पर नहीं बल्कि बातचीत प्रक्रिया में रुचि पर ध्यान केंद्रित कर रही हों तो दोनों एकीकृत में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थता के प्रकार। कहता है इनमें से मध्यस्थता के प्रकार कोर्ट एनेक्स्टेड या निजी मध्यस्थता या कोई नहीं या दोनों। तो यहाँ पे निजी मध्यस्थता का एक प्रकार है। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 300 आपका कहता है कि एक विवाद समाधान पद्धति जहां एक व्यक्ति पक्षों को सूचनाओं, विचारों और संभावित वैकल्पिक समाधानों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। कहता है विवाचन है या बातचीत है, मध्यस्थता है या मुकदमेबाजी है। यह एक मध्यस्थता है। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, यह एक मध्यस्थता होगी और विकल्प आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है प्रश्न नंबर 301 कहता है कि एक मध्यस्थ में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? पूर्वाग्रहित होना चाहिए, लचीला का गुण नहीं होना चाहिए, अनुमेय का गुण नहीं होना चाहिए, तटस्थ नहीं होना चाहिए। तो उससे पूर्वाग्रहित का गुण नहीं होना चाहिए। एक मध्यस्थ में पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए कि क्या होने वाला है, अर्थात मध्यस्थ में पूर्वाग्रहित का गुण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कहता है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से में एक तटस्थ तृतीय पक्ष विवादित पक्षों को उनके विवाद के समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है, विभाजन करता है, या मध्यस्थता या बातचीत या घुसपैठ। तो यहाँ पर मध्यस्थता सही होगा कि मध्यस्थता में एक तटस्थ तृतीय पक्ष विवादित पक्षों को उनके विवादों के समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थता डॉट 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 नहीं है। मध्यस्थता क्या नहीं है? कहता है भारत में कानून द्वारा मान्यता प्राप्त या भारत में सभी विवादों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त, या विकल्प सी कहता है कि कुछ प्रकार के विवादों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, या विकल्प नंबर डी कहता है वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है। अगला प्रश्न इसमें से विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि कुछ विवादों में
या मध्यस्थता कुछ विवादों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 304 कहता है कि एडीआर के सही तरीके कौन से हैं। पहला विकल्प विधान, विवाचन और बातचीत। दूसरा कहता है कि बातचीत, विधान और मध्यस्थता। तीसरा कहता है विवाचन, बातचीत, सुलह और मध्यस्थता। ये आपका सही होगा क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले भी हम इस प्रश्न को याद कर चुके हैं। या चौथा कहता है विवाद और मध्यस्थता। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। एडीआर के सही तरीके हैं विवाचन, बातचीत, सुलह और मध्यस्थता। अगला प्रश्न आपका 305 नंबर कहता है बातचीत के सही फायदे कौन से हैं। पहला कहता है कि इसकी त्वरित सस्ती प्रक्रिया और गोपनीयता। दूसरा कहता है सस्ती प्रक्रिया और निर्णय पर नहीं आ सकता है। तीसरा कहता है गोपनीयता और निश्चितता की कमी। या चौथा कहता है किसी निर्णय पर नहीं आ सकता है और यह त्वरित है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि इसकी त्वरित और सच्ची प्रक्रिया और गोपनीयता। अगला प्रश्न नंबर 306 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले की मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं है। सिविल मामले, वैवाहिक मामले, बैंकिंग मामले या संपत्ति के मामले। यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, वैवाहिक मामले। अर्थात निम्नलिखित में से कौन से मामले मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं है। तो वैवाहिक मामले मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 307 आपका कहता है मध्यस्थता और सुलह में क्या समानताएं हैं। क्या उसकी ध्वनि एक ही है। या विकल्प नंबर बी कहता है कि वे दोनों एक संदेश वाहक का उपयोग करते हैं। या विकल्प नंबर सी कहते हैं वे वही हैं या इसमें कोई समानता नहीं है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, वे दोनों एक संदेश वाहक का उपयोग करते हैं। अर्थात मध्यस्थता और सुलह में क्या समानता है, वे दोनों एक संदेश वाहक का उपयोग करते हैं। तो मित्रों इस प्रकार एक सीरीज हमने याद कर ली है, इसके समस्त प्रश्नों को याद कर लिया है। तो सभी मित्रों को इन सारे प्रश्नों को याद करने में सहायता हुई होगी या प्रश्न सभी याद हो गए होंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या कुछ कम याद हुआ है तो एक दो बार अगर आप वीडियो को और देख लेंगे तो आपको पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको पूरे प्रश्न पूर्णतः याद हो जाएंगे। तो मित्रों मिलते हैं अगली सीरीज के साथ अगले वीडियो में। जब तक आप इन प्रश्नों को बार बार एक दो बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और परीक्षा उपयोगी होंगे। तो अच्छा, जिन मित्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक करें और अपने सभी इष्ट मित्रों को शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपने परीक्षाओं की तैयारी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।